हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बायोहब। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूक्लिक एसिड्स पर। आई होप कि आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के बिना तो कोई लाइफ ही नहीं, हमारी लाइफ ही नहीं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही डेली अपने फूड में लेते हैं ना, डेली गेन करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को। और अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम कई दिन तक खाना ना खाएं तो स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो उसमें क्या होगा, पहले हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोजन है लीवर में हमारा स्टोर है, तो पहले तो वो उसका वो होगा है ना, वो उसका ब्रेक डाउन होगा। उसके बाद हमारी बॉडी में फैट्स टूटेंगे, फिर प्रोटीन्स टूटेंगे, ऐसे करके सब चीजें टूटने लगेंगी। जो फैट्स प्रोटीन्स जो भी स्टोर्ड है ये सब टूटेंगे हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में स्टार्वेशन की कंडीशन आ जाएगी है ना, वीकनेस आने लगेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी लॉस्ट होने लगेगी। सो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि मोस्ट अबंडेंट है ऑन अर्थ पर। अर्थ पर सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और उसमें भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे मोस्ट अबंडेंट है अर्थ पर, और उसमें भी कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। सेलुलोज भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोस्ट अबंडेंट है अर्थ पर, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सेलुलोज। ठीक है, प्रोटीन भी ऐसी हमने देखा था कि प्रोटीन रूबिस्को प्रोटीन है जो अर्थ पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ना, रूबिस्को प्रोटीन। ऐसे ही सेलुलोज है, ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पर। कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। हाइड्रेट से हमें पता चल रहा है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बो मीन्स कार्बन, ओ से ऑफ हो गया है ना, हाइड्रेट्स मीन्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन के हाइड्रेट्स जो हैं उनको ही हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है तो मेनली कार्बन तो वो नहीं है ना, तो उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इनका जो रेशियो होता है 1:1 के फॉर्म में होना चाहिए, 1:2:1 इस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे आपका होता है कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है ना, तो इसमें क्या है, ये 1:2:1, ठीक है, इस फॉर्म में होना चाहिए। क्योंकि ये तो 6 है ना, तो 6 का डबल उसमें हो गया है ना, तो ये 1 है, ये भी 1 है, दोनों को 1 मान लिया, इसको 12, ठीक है, क्योंकि 6 का इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये डबल फॉर्म में इसका, तो ये इसके डबल फॉर्म में होना चाहिए बीच वाला, और साइड में आपके दोनों तरफ 1:1 होना चाहिए। ओके, तो इनमें क्या होता है, बट एक इसका एक्सेप्शन भी है। देखो हर चीज में एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन इसमें भी है। इसमें कौन सा एक्सेप्शन है, इसमें है आपका CH3COOH, ये भी 1:1 को फॉलो कर रहा है। बट इसमें क्या है, अभी देखते हैं, C और C, ये हो गया 1 है ना, और H कितने हो गए इसमें, 4 हो गए, कार्बन हो गए इसमें 2, H इसमें 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो इसका भी 1:1 हो गया। बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड ये क्या है आपका, फैटी एसिड, ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्योंकि इसमें हाइड्रेट्स जो होते हैं, अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए हमें 2 से ज्यादा हाइड्रेट्स चाहिए, 2 से ज्यादा OH ग्रुप चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें तो एक ही है ना, 2 से ज्यादा चाहिए। तो ये आपका एक तो इसलिए आपका ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और दूसरा ये क्योंकि इसके पास कार्बन भी 2 ही है। हमें किसमें कितने कार्बन चाहिए, इसमें 2 से ज्यादा कार्बन चाहिए। जो क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है आपका, ट्रायोज। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है आपका ट्रायोज, ठीक है, जिसके पास C3 कार्बन होते हैं, H6O3 होते हैं ना, C3 कार्बन होते हैं जिसमें, तो इसके पास तो 2 ही कार्बन है, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिडिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट, बट ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एक एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होना चाहिए, ठीक है, और एक एल्डिहाइड होना चाहिए। अगर एल्डिहाइड है तो आपका पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, और कीटोन है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गया। ओके, कीटोन ग्रुप ये हो गया C11O, और एल्डिहाइड ग्रुप हो गया CHO, ठीक है। तो OH जो होने चाहिए मोर देन 2 होने चाहिए, हाइड्रोक्सी वो जो होने चाहिए आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपके 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। तो आप कार्बोहाइड्रेट क्या है आपका, देखिए अब इसमें है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज में CHO है, एल्डिहाइड है ना, तो इसमें एक H, ये H इधर, इधर OH, कितने इसमें 4 OH है, कितने हैं 4 OH, ठीक है, मेनली 5 OH है इसमें, ठीक है, इसमें 5 OH है कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, C एंड C कार्बन है, और कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है, 6
H12O6। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये भी 12 है आपके, और O फिर से 6 है, ठीक है, O फर्दर 6 है, तो ये आपका हो गया ग्लूकोज। ऐसे ही इसका आपका फ्रक्टोज है, इसमें क्या है, बट इसमें आपका कीटोन है। इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। ये टर्मिनल पर नहीं है, ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन पर है, बट ये सब टर्मिनल कार्बन पर है, ठीक है। कीटोन ग्रुप हमेशा सब टर्मिनल कार्बन पे होगा, ये टर्मिनल कार्बन पे नहीं होता कीटोन ग्रुप मेनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें कितना सा डिफरेंस है, यहाँ पर CHO है, यहाँ पर CO कीटोन है, बट फॉर्मूला इसका भी यही बनेगा, C6H12O6, इसका भी यही होगा, ठीक है, और इसका भी यही होगा। तो ये हो गया आपका फ्रक्टोज। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन इसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। बट कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया होता है कि हम उसको डाइसैकेराइड में भी डिवाइड कर देते हैं, बट हम ऑलिगोसैकेराइड्स में ही बात करेंगे, डाइसैकेराइड की, ट्राइसैकेराइड्स की, है ना, टेट्रासैकेराइड्स की। हम इसकी सेपरेटली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने ना इसी में लिया है। कुछ बुक्स में ऐसे भी दिया होता है कि ऑलिगोसैकेराइड का पार्ट है डाइसैकेराइड, बट कुछ बुक्स में ऐसा दिया होता है कि डाइसैकेराइड अलग से है मोनोसैकेराइड जैसे, ठीक है। सो हम ऐसे बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड में इसकी बात, ठीक है, डाइसैकेराइड की। तो अब जो आपके मोनोसैकेराइड होते हैं ना, वो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसैकेराइड्स में, ठीक है। और आपके ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं, इसमें कितने होते हैं, हमें कार्बन की कितनी जरूरत होती है, C3 हो गए जैसे, है ना। और इसमें आपके ओलिगोसैकेराइड में जो होती है मोनोसैकेराइड, कितने चाहिए, C3H6O6 हो गया इसमें C4H8H8O4 हो गया, है ना। ऐसे ही इसमें हो गया आपका, ऐसे भी ले सकते हैं हम C5H10O5, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, ऐसे हेक्सोज, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड तो चाहिए ही हमें, 2 मोनोसैकेराइड से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स तक के बीच में जितने भी हैं आपके, डाई हो गया, 2 है तो डाई हो गया, डाई मोनोसैकेराइड हो गया ना, डाइसैकेराइड हो गया, और 3 है तो ट्राइसैकेराइड हो गया। इसलिए हम डाइसैकेराइड को इसमें लेते हैं ओलिगोसैकेराइड में, क्योंकि इसमें 2 से लेकर के 10 तक आ रहा है, क्योंकि 2 से लेकर 10 तक आ रहा है, ठीक है। अगर 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड्स हैं, जैसे 2 है, 3 है मोनोसैकेराइड्स, तो आपस में ही जुड़ रहे हैं 2 मोनोसैकेराइड, जैसे 1 मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड, ठीक है। तो आपका ही बन जाएंगे ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, हमने ये देखा प्रोटीन्स में, एमिनो एसिड्स में, लिपिड में, हमने सब में देखा। कोई भी चीज आपस में जुड़ती है, कोई से भी अगर आपस में 2 चीजें मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, तो कोई ना कोई इनमें बॉन्डिंग हो रही है, कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होता है। जैसे लिपिड्स में एस्टर बॉन्ड बन रहा था, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, एमिनो एसिड्स में आपका एमिनो एसिड्स में भी बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फोराइनाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, काफी सारे बॉन्ड्स बन रहे थे उसमें भी, है ना। ऐसे ही इसमें होता है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक होती है मोनोसैकेराइड, बट पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, मोर देन 2 मोनोसैकेराइड। कितने होने चाहिए, मोर देन 2 मोनोसैकेराइड। 10 से कम होंगे तो आपका ओलिगोसैकेराइड, और अगर 10 से ज्यादा है तो वो आपका मोनोसैकेराइड है, ओके। तो अब इनके 1 बाय 1 इन पर हम बात कर लेते हैं, ओके। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ना, इनको हम तोड़ नहीं सकते, स्मॉलर यूनिट्स में हम इसे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट तो यही है ना, इसलिए हम इनको स्मॉलर यूनिट्स में नहीं तोड़ सकते। अब मोनोसैकेराइड्स का ऐसे मानिए कि एक ईट है, ठीक है, जिसको हम इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, अगर हम इसको तोड़ ही नहीं सकते। बट हम इससे क्या कर सकते हैं, इससे और चीजें मिलाकर बना सकते हैं, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इसको मिलाकर बनाते हैं हम। तो इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते मोनोसैकेराइड्स को। तो मोनोसैकेराइड्स को अगर हम इसके कार्बन आइटम्स के नंबर के बेसिस पर देखें कि कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हम कार्बन आइटम्स के नंबर के बेसिस पर देखेंगे हम ये कितने टाइप के हैं। जैसे C3 3 कार्बन है तो आपका ट्रायोसिस 4 कार्बन है, तो टेट्रोसिस और 5 कार्बन है, तो पेंटोसिस 6 कार्बन है, तो हेक्सोसिस 7 कार्बन है, तो हेप्टोसिस, है ना। तो आपके हम ऐसे इस पे बात करेंगे। ट्रायोसिस जो होते हैं, अब इसमें भी आपकी 2 फॉर्म होती है, कौन कौन सी, एल्डोस फॉर्म है और कीटोस फॉर्म है, ठीक है। एल्डोस फॉर्म होती है और एक कीटोस फॉर्म होती है। एल्डोस फॉर्म जो होती है आपकी ग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है आपका, ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। आपका सबसे सिंपलेस्ट, अगर इसमें एल्डोस अगर हम जोड़ दें, CHO ग्रुप जोड़ दें, जो भी हमने अभी फॉर्मूला देखा था, C3H6O6 है, जैसे आपका, जस्ट वेट, CHO, CHOH, CH2OH, ठीक है। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3 कार्बन है ना, 1 2
और 3 हाइड्रोजन कितने 1 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, तो आपके 6 हाइड्रोजन यहाँ आ गए और 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया आपका ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है आपका सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और कीटोस फॉर्म में है अगर, तो आपका है CO ग्रुप जुड़ जाएगा, तो उसमें है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब बात करते हैं हम टाइटोसिस। टाइटोसिस में भी 2 फॉर्म है ना। टाइटोसिस में कितने कार्बन होने चाहिए? 4, है ना। हम उसमें IUPAC वगैरह में हम पढ़ते आ रहे हैं मेल है, तो आप अगर उसमें 2 कार्बन है तो आपका डाई हो गया, 3 है तो ट्राई हो गया, 4 है तो टेट्रा हो गया, है ना, 5 है तो पेंटा, इस टाइप से हम पढ़ते आए। तो हमने इसमें भी बात की कि टाइटोसिस में क्या होता है, कार्बन 4 होने चाहिए। ठीक है, और कार्बन 4 होंगे तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, 8 होंगे, और ऑक्सीजन उतने ही होंगे जितने की कार्बन है, 4। ठीक है, तो इसमें भी 2 फॉर्म है, एल्डोस फॉर्म एंड कीटोस फॉर्म। अगर एल्डोस फॉर्म है CHO है, अगर उसके पास जैसे ये था, ये तो था ही, अब उसमें एक और ऐड हो जाएगा, है ना, और उसमें आपका ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएंगे आपके ये इरिथ्रोज। और अगर कीटोस फॉर्म में है तो इरिथ्रोलोज कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? इरिथ्रोलोज। ऐसे ही हम पेंटोज को देखते हैं। पेंटोज में कितने कार्बन चाहिए हमें? मेनली 5 कार्बन। कितने होने चाहिए? 5 कार्बन। अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे हमारे? 10 हो जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन, अगर कार्बन जितने हैं उतने ही ऑक्सीजन का होने चाहिए, तो कार्बन 5 है तो ऑक्सीजन भी हमारे 5 होंगे। इसलिए हम इसको अच्छे से बना सकते हैं कि पेंटोज में कितने कार्बन होंगे, हेक्सोज में कितने कार्बन। हाँ, बस हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कार्बन इतने हैं पेंटोज में, तो हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो पता चल जाएगा। तो ऐसे ही एल्डोस फॉर्म है, इसकी भी एल्डोस फॉर्म होती है, कीटोस फॉर्म होती है। इसमें जो इसकी एल्डोस फॉर्म होती है वो राइबोज होती है, और कीटोस फॉर्म होती है राइबोलोज। ठीक है, ऐसे ही हेक्सोज में क्या होता है? एल्डोस फॉर्म भी होती है और कीटोस फॉर्म भी होती है। हेक्सोज में भी जैसे सब में थी, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। अगर हमें जस्ट वेट, राइबोज में क्या होता है? ये आपकी किसकी है? RNA की शुगर। ठीक है, ये RNA में होती है ना, हमने पढ़ा हुआ है RNA में होती है। ठीक है, ऐसे ही ये होता है आपका हेक्सोज। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। ग्लूकोज है इसका, है ना, तो इसमें कितने होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन तो 12 हो जाएंगे, एंड फिर ये ऑक्सीजन आपके 6 रहेंगे। तो एल्डोसिस फॉर्म में आपका ग्लूकोज हो गया, मैन्नोज हो गया। ठीक है, मैन्नोज से आपका मैनिटोल बनता है, जो कि आपका फियोफाइसी की एक एल्गी है, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, उनमें आपका स्टोर्ड फूड होता है ये मैनिटोल। ठीक है, मैन्नोज से बनता है। तो आपका कीटोस फॉर्म जो होता है आपका फ्रक्टोज। इसमें कीटोस फॉर्म में क्या है? फ्रक्टोज। हमने इसका फर्स्ट स्लाइड में हमने इसका एग्जांपल देखा था अच्छे से, जस्ट वेट। ये आपका कीटोस फॉर्म में तो फ्रक्टोज बन गया। ऐसे ही आपका एल्डिहाइड फॉर्म में है तो क्या बन गया आपका? ग्लूकोज, है ना, तो ये हो गया आपका हेक्सोज। कौन सी हो गई शुगर? हेक्सोज शुगर। ठीक है, हेक्सोज। अब ऐसे ही हेप्टोज को देख लेते हैं। हेप्टोज में क्या होता है? ओनली कीटोस फॉर्म होती है, इसमें आपकी एल्डोस फॉर्म नहीं होती, इसमें कीटोस फॉर्म होती है। इसमें C7 होते हैं। ठीक है, सीडोहेप्टुलोज। इसमें कितने, इसका एग्जाम्पल क्या है? सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट मोनोसेकेराइड क्या है? सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स मोनोसेकेराइड है। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम ईपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज की ईपीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, ग्लूकोज की ईपीमर्स ये होते हैं, अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ दिए, ठीक है, फर्स्ट कार्बन को छोड़ दो, अगर फर्स्ट कार्बन के अलावा किसी भी कार्बन पे डिफरेंस है, सिर्फ एक कार्बन पे डिफरेंस है, किसी भी कार्बन के, मतलब फर्स्ट कार्बन को छोड़ के किसी भी कार्बन पे एक कार्बन पे डिफरेंस होना चाहिए। जैसे इसमें आपका ग्लूकोज का ईपीमर है, मैन्नोज भी है, गैलेक्टोज भी है। अगर ग्लूकोज का मैन्नोज ईपीमर देखते हैं तो इसके कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर OH इधर है एंड यहाँ पर OH इधर है, बस इतना सा डिफरेंस है, तो ये हो गया ग्लूकोज का ईपीमर। ठीक है, बाकी पूरा सेम, OH इधर है, इसमें भी इधर है ना, H इधर है, H इधर, OH इधर, सेम है पूरा। बट ऐसे ही गैलेक्टोज में कहाँ पर है? कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस है। ये देखिए, कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंस है, यहाँ पर OH इधर है और यहाँ पर OH इधर है, तो ये आपका ग्लूकोज का गैलेक्टोज भी ईपीमर हो गया। बट ये कौन से कार्बन पर? कार्बन नंबर 4 पर। ठीक है, और ये हो गया आपका मैन्नोज में कार्बन नंबर 2 पर। ओके, अब आपके ऐसे ही एनोमर्स होते हैं, बट एनोमर्स में क्या होता है? इसमें 1 कार्बन को लेते हैं, इसमें सिर्फ 1 कार्बन पर ही, मतलब फर्स्ट कार्बन पर ही डिफरेंस देखते हैं, बाकी कोई से कार्बन से मतलब नहीं, कि फर्स्ट कार्बन पर ही देखना है डिफरेंस। ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन कैन एक्सिस्ट इन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। हमें अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर चेंज करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर चेंज होता है। OH यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर OH ऊपर है। अगर अबव द प्लेन है,
हाइड्रोजन तो बीटा डी ग्लूकोज, और अगर नीचे है लोअर है तो आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज बन गया, और यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज बन गया है ना। यह आपका ग्लूकोज की रिंग का ग्लूकोज के रिंग है, ठीक है। हमने ग्लूकोज का भी ऐसे भी पढ़ा था ना, CHO, हमने अभी पूरा ग्लूकोज का ऐसे ही फॉर्मूला देखा था है ना, कि ऐसे करके बन रहा था, ठीक है। ये ऐसे करके बन रहा था, अभी हमने पीछे देखा था। तो ऐसे ही इसका अगर रिंग फॉर्मेशन भी देखेंगे, अगर हम इसकी रिंग फॉर्मेशन देखें तो वो ऐसे करके बन रही है, ओके, ठीक है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज को हम बीटा डी ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, और ये रिवर्सिबल है, ये इसमें भी चेंज हो जाता है, बीटा डी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका एनोमर है। अब बात करते हैं हम ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मोनोसैकेराइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, देखो अभी हमने बात की ऑलिगोसैकेराइड 2 से लेकर के 9 तक, 2 से लेकर 9 तक मोनोसैकेराइड अगर आपस में यूनिट्स जुड़ रहे हैं, किसके साथ जुड़ेंगे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उसको हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं। अभी देखेंगे ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों कहते हैं। तो इसके साथ अगर जुड़ रहे हैं आपस में तो आपका ऑलिगोसैकेराइड है, ठीक है। अगर एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड के साथ जुड़ रहा है, तीसरे मोनोसैकेराइड के साथ जुड़ रहा है, तो ये एक आपका ऑलिगोसैकेराइड बन जाएगा। अगर 2 मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े हैं तो डाइसैकेराइड बन गया, 3 जुड़े हैं तो ट्राइसैकेराइड बन गया, 4 जुड़ रहे हैं तो 4 जुड़े हैं तो आपका टेट्रा बन गया है ना, और अगर 5 जुड़े हैं तो पेंटासैकेराइड बन गया। सो ऐसे ही अजोन। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, अगर हम सैकेराइड्स की बात करें तो सैकेराइड्स क्या होते हैं, सैकेराइड्स जो होते हैं आपके शुगर्स होते हैं। सैकेराइड्स का मीन्स ही है शुगर। क्या मीन्स है इसका, शुगर, ठीक है। और नॉर्मली जो हम चीनी खाते हैं ना, वो कौन सी शुगर होती है पता है, यू नो दैट, वो कौन सी शुगर होती है आपकी, सुक्रोज, ठीक है। हम क्या खाते हैं, सुक्रोज। तो डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड्स अटैच विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो 2 मोनोसैकेराइड आपस में अटैच हो रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उनके साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और बॉन्ड बिटवीन एनोमेरिक कार्बन एंड एल्कोक्सी कार्बन, किसके बीच में बनेगा, एनोमेरिक कार्बन और एल्कोक्सी ऑक्सीजन के बीच में बनेगा, ठीक है। हमने एनोमेरिक कार्बन, इसलिए हमने पहले एनोमेरिक कार्बन पर बात की, क्योंकि हमें पता था आगे एनोमेरिक कार्बन आएंगे, तो सो कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैंने पहले एनोमेरिक कार्बन को लिया था, ठीक है। एनोमेरिक क्या होते हैं उसको समझाया था। सो अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ डाइसैकेराइड, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं डाइसैकेराइड के, लैक्टोज आपकी मिल्क शुगर है जो कि दूध में होती है, माल्टोज माल्ट शुगर है, सुक्रोज केन शुगर हम इसलिए कह रहे हैं इसको क्योंकि हमें शुगर केन से मिल रही है ना, शुगर केन से ऑब्टेन होती है, इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं, ठीक है। और टिरिहेलोज इंसेक्ट सर्कुलेटरी शुगर है, ये इंसेक्ट्स में होती है। अब ये देख लेते हैं कि लैक्टोज कैसे बनती है। डाइसैकेराइड मीन्स डाई से ही पता चल रहा है, इसमें 2 मोनोसैकेराइड होने चाहिए। अब ग्लूकोज है, आपका गैलेक्टोज है, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब साथ में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तो इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। 1,4 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट होता है ना, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का आपका क्या होता है, ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का आपका 4th होता है। इन दोनों में 1/4 का वो लेते हैं ना, एक का 1 लेते हैं, एक का 4th वाला कार्बन लेते हैं, तो 1/4 पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है 1/4 के बीच में, उसको हम कहते हैं 1/4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और हमने उसमें क्या देखा था, न्यूक्लिक एसिड में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो लैक्टोज का फॉर्मेशन कैसे होगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर। ऐसे ही माल्ट शुगर है, माल्ट शुगर में ग्लूकोज को आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपका माल्ट शुगर बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जब ज्वाइंट होते हैं, आपस में अटैच होते हैं, किसके द्वारा, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, तो आपका सुक्रोज बनता है, ठीक है। अब माल्टोज, टिरिहेलोज जो होती है आपकी इंसेक्ट सर्कुलेटरी शुगर है, ये इंसेक्ट्स में होती है, इसमें भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, तो इसको हम टिरिहेलोज कह देते हैं क्योंकि इसमें भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन है। तो टिरिहेलोज शुगर, लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनमें सब में कौन सा बॉन्ड लगता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपका बीटा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इनके बीच में, तभी आपका क्या बनता है, आपस में डाइसैकेराइड्स बनते हैं। डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ये सब कैसे जुड़ते हैं आपस में, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा या ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं। अब ट्राइसैकेराइड्स भी ऐसे ही है, ठीक है। इसमें 3 मोनोसैकेराइड हो जाएंगी, ट्राइसैकेराइड बन गया। अब ये रैफिनोज, इसका एग्जांपल है रैफिनोज, ये गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, 3 इसमें मोनोसैकेराइड मिले और आपका ट्राइसैकेराइड बना दिया। ऐसे ही पेंटासैकेराइड है, इसमें
पेंटा में 5 होता है। पेंटा में आपके 5 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, तो इसमें 5 मोनोसेकेराइड मिलते हैं आपस में और आपका पेंटासेकेराइड बनाते हैं। स्टेच्यूज होता है आपका एक तो यह स्टेच्यूज एक शुगर होती है जिसमें गैलेक्टोज मिलते हैं आपस में, फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, पेंटासेकेराइड बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जस्ट वेट, इसमें ट्राइसेकेराइड टेट्रासेकेराइड नहीं है। ठीक है, ये होगा आपका टेट्रासेकेराइड, यहाँ पर आपका 4 होना चाहिए, सॉरी जस्ट वेट। स्टेच्यू जो है आपका ट्राइसेकेराइड का, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेट्रासेकेराइड, सॉरी टेट्रासेकेराइड। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ट्राइसेकेराइड। यहाँ पर होने चाहिए आपके 4। ठीक है, 4 मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज, 4 मोनोसेकेराइड। इसमें क्या होते हैं, स्टेच्यूज में 4 मोनोसेकेराइड्स होते हैं, 4 मोनोसेकेराइड्स। अब देखते हैं हम पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, जस्ट वेट। पेंटासेकेराइड्स भी होते हैं, पेंटासेकेराइड्स का एग्जांपल है रेफिनोज वगैरह, है ना। पेंटासेकेराइड का एग्जांपल है आपका वर्वेकोज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 5 होते हैं, उसमें 5 मोनोसेकेराइड जुड़ जाते हैं आपस में, तो आपका पेंटा बन जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, मतलब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड होते हैं, इनको हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकन्स। पॉलीसेकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 2 टाइप के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉली मतलब सेम यूनिट, होमो से ही पता चलता है कि सेम, तो होमोपॉलीसेकेराइड में क्या होता है, सेम यूनिट होती है, मतलब जैसे ग्लूकोज है ना, और फ्रक्टोज की यूनिट सेम होंगी। ठीक है, तो आपकी सेम यूनिट होती है, उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। ये मेनली 2 टाइप के, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। जो आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है वो स्टार्च पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज इनुलिन डेक्सट्रॉन, ये जो होते हैं आपके पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज के पॉलीमर है, मतलब फ्रक्टोज आपस में जुड़ते जा रहे हैं, तो आपका इनुलिन बन रहा है, जो कि डहेलिया की रूट्स में होता है ना। तो और स्टार्च जो होता है इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। अभी हमने अल्फा डी ग्लूकोज की बात की थी लास्ट लेक्चर, उसमें लास्ट स्लाइड पर क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज को हम बीटा डी ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं, उसका एनोमर बना देते हैं। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है उसका पॉलीमर है स्टार्च। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं, सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज होता है आपका, काइटिन में क्या होता है, ये आपका पॉलीमर है नैक का। नैक मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये उसका आपका नैक का पॉलीमर है। ठीक है, ऐसे ही सेल्यूलोज। अब देखते हैं हम 1 बाय 1 इस पर बात करते हैं। अब आपका हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, हमने मेनली 2 देखे पॉलीसेकेराइड्स, मेनली 2 टाइप के, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जो होमो पर तो हमने बात कर ली, अब देखते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स, मतलब इसमें डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट होंगी, जैसे फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स होंगी, आपस में ज्वाइंट होती जाएंगी। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं आपका पेप्टाइडोग्लाइकन, एगार एगार हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एगार एगार ना आपकी एक एल्गी है, उससे प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। पहले हम देख लेते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। ये है आपका स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, किसका है, होमोपॉलीसेकेराइड का, होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड का है ये आपका। स्टार्च, अब इसमें ये देखते हैं हम स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में, होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में, तो स्टार्च प्रेजेंट इन प्लांट्स एज स्टार्ट फूड। स्टार्च जो होती है प्लांट्स में प्रेजेंट होती है स्टार्ट फूड के उसमें। ठीक है, तो ये जो होती है पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये पॉलीमर किसका पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, मोनोसेकेराइड जुड़ते जाएंगे, तो क्या बना देंगे आपका स्टार्च। तो स्टार्च में क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इनका रेशियो कितना होता है, इसका 1 होता है, इसका
1:3 इसका 1 होता है एमाइलोज का, एंड इसका होता है एमाइलोपैक्टिन का 3 रेशियो में। एमाइलोपैक्टिन ज्यादा मात्रा में होती है और एमाइलोज जो होता है आपका कम मात्रा में होता है। ये जो होती है एमाइलोज एक लीनियर अनब्रांच होता है, मतलब लीनियर लाइन में चलता रहेगा, ब्रांच नहीं निकलेंगे इसकी, ठीक है। ये अनब्रांच होता है। पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है, तो इसमें जो होते हैं 200 से लेकर 250 तक ग्लूकोज होते हैं। बॉन्ड इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये होता है। कार्बोहाइड्रेट में मेनली 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऐसे एमाइलोपैक्टिन में ये क्या होता है आपका ब्रांच्ड है, ये आपका ब्रांच्ड होता है। जैसे इसकी सीधी लीनियर चेन चल रही थी ऐसे है ना ग्लूकोज की इसमें, बट इसमें क्या होता है, इसमें ये ब्रांच्ड होता है, ऐसे करके ब्रांच्ड होता है, बट ये अनब्रांच्ड था। तो इसमें होता है ये आपका पॉलीमर होता है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का। अब देख लेते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होती है आपकी एक एनिमल स्टार्च है, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। ये हमारे लीवर में आपके प्रेजेंट होती है ना। ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है हमारे लीवर में, ठीक है। मोस्टली प्रेजेंट इन लीवर एंड मसल्स, ठीक है। तो पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, एनिमल स्टार्च है ये। सिमिलर एज एमाइलोपैक्टिन बट ब्रांचिंग अकर एट एवरी 8 to 10 रेसिड्यू। इसमें जो होता है ये एमाइलोपैक्टिन की तरह इसमें ब्रांचिंग तो होती है, बट इसमें कहाँ पर ब्रांचिंग होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 8 से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। 9 and 10 से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ऐसे ब्रांचिंग होती है, इसमें ये मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कहीं से ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे एमाइलोपैक्टिन में, बट इसमें क्या होता है 8 और 10 पर ब्रांचिंग स्टार्ट होती है। एवरी जैसे 8 पड़ा है यहाँ पर, 8 यहाँ पर 10 आ गया है ना, इसके बाद 8 9 10, तो एवरी 8th पोजीशन पर और एवरी 10th पोजीशन पर इसमें ब्रांचिंग स्टार्ट होगी। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, फ्लूइडियन स्टार्च है ये, ठीक है। इसको फ्लूइडियन स्टार्च कहते हैं और ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलता है। ग्लाइकोजन जो होता है आपका सिंथेसिस क्या होता है, इसके सिंथेसिस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इसमें कंडेंसेशन होता है तो आपका ग्लाइकोजेनेसिस बनता है। अब ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजेनेसिस का तो हाइड्रोलाइसिस, कि जब ब्रेक डाउन करते हैं ग्लाइकोलाइसिस का तो हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वाटर जो होता है निकल जाता है, और जब ग्लाइकोजेनेसिस का सिंथेसिस होता है वाटर में ऐड हो जाता है, कंडेंसेशन होता है वाटर का। तो इन्युलिन जो होता है आपका, ऐसे ही इन्युलिन भी आपकी एक स्टोरेज शुगर है, ये डहेलिया की जो होती है रूट्स में होती है, डहेलिया की रूट्स में स्टोर्ड होती है। ये भी आपका स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ये किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का, अल्फा डी फ्रक्टोज का। इन्युलिन किसका पॉलीमर है, अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये जो होते हैं ना मेनली एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि किसका पॉलीमर है, कि इसमें कौन सा बॉन्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, ये आपका स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, मतलब इसमें ज्यादा अमाउंट में स्टोर नहीं हो पाता फूड, ये स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। ये डहेलिया में स्टोर होता है, डैंडेलियन में, आर्टिचोक में, इन सब में ये क्या होता है स्टोर होता है। ये ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड। हमारे होमोपॉलीसैकेराइड, हमने पॉलीसैकेराइड का होमोपॉलीसैकेराइड में स्टोरेज पॉलीसैकेराइड पे बात की, अब बात करें हम होमोपॉलीसैकेराइड की ही स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड। ये आपका किसका पार्ट है, होमोपॉलीसैकेराइड का, होमोपॉलीसैकेराइड, ये आपका होमोपॉलीसैकेराइड्स का पार्ट है। इसमें स्ट्रक्चर पॉलीसैकेराइड, इसमें क्या होता है सेलुलोज और काइटिन होती है। ये सेलुलोज किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोज, ठीक है। फॉर्म्स स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ प्लांट, इसमें जो होता है स्ट्रक्चर पार्ट, जैसे सेल वॉल है, हमने देखी प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो ये जो इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पर, इसलिए क्या है ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है अर्थ पर, सेलुलोज, ठीक है। ये प्लांट्स के स्ट्रक्चर पार्ट में होती है, स्टेट चेन होती है एंड अनब्रांच होती है। ये ना एक स्टेट चेन होती है, ऐसे 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 इसकी एक स्टेट चेन्स होती हैं, ऐसे है ना, स्टेट चेन बनाता है ये। और ये जो होती है आपकी अनब्रांच होती है, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये अनब्रांच होती है। कॉटन फाइबर्स में जो होते हैं ये सेलुलोज, कॉटन के फाइबर्स जो होते हैं कॉटन फाइबर्स, उसमें 90% सेलुलोज है, सबसे ज्यादा सेलुलोज उसमें होता है कॉटन फाइबर्स में। मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन अर्थ, ये मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है अर्थ पर। अच्छा, सेलुलोज को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट कुछ एनिमल्स हैं ऐसे जो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, बट ये ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, ठीक है। काइटिन जो होता है आपका पॉलीमर ऑफ नैग, ये जो होता है आपका आर्थ्रोपोडा वगैरह में और कुछ फंगस में भी होता है ये काइटिन, है ना। उसमें
कुछ फंगस में भी होता है, कुछ आर्थ्रोपॉड्स में भी होता है काइटिन। तो ये काइटिन जो होता है पॉलीमर ऑफ नैग का होता है, ये नैग का पॉलीमर होता है, नैग, हाँ ऐसे याद रख सकते हैं, नैग का पॉलीमर है ये काइटिन। हाँ, तो इसमें क्या होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। ये नैग का पॉलीमर है आपका काइटिन। फॉर्म्स स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जैसे आर्थ्रोपॉड्स वगैरह है, इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, ये जो होता है आपका काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। इसमें सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म सब्सटेंस है अर्थ पर, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट, क्योंकि इंसेक्ट इतने सारे होते हैं, आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा स्पीसीज है, तो ये उसी में होता है आर्थ्रोपोड्स के एनिमल्स में, इंसेक्ट्स वगैरह में, तो ये बहुत ज्यादा उसमें होता है मात्रा में, ठीक है। सेकंड मोस्ट सब्सटेंस है अर्थ पर। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन हो गए आपके, है ना। तो पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है, ये बैक्टीरियल की सेल वॉल होती है, हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल थी विच इज डिग्रेडेड बाय लाइसोजाइम, जो कि लाइसोजाइम के द्वारा डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन मोस्ट ऑफ देयर टू डिफरेंट यूनिट, इसमें क्या होती है दो डिफरेंट यूनिट होती है। हमने होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ा कि सेम यूनिट थी, जैसे सेलुलोज में ग्लूकोज की सेम यूनिट थी, है ना, ग्लूकोज का पॉलीमर था, सेलुलोज काइटिन नैग का पॉलीमर था, बट इसमें नैग तो है, ये देखिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तो है, इसके साथ साथ नैम भी है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दोनों आपस में मिलकर के पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं, मतलब ये इनकी यूनिट्स आपस में जुड़ती जाती है, काफी सारी यूनिट जुड़ती जाती है और पेप्टाइडोग्लाइकन बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एगार एगार, ये जो होता है आपका एक एल्गी है, रेड एल्गी, उससे ज़ैलिडियम और ग्रेसिलेरिया, रेड एल्गी जो होती है ज़ैलिडियम ग्रेसिलेरिया, उनसे एगार एगार को ऑब्टेन करा जाता है। ये एक मिक्सचर है एग्रोज और एग्रोपैक्टिन का, यूज्ड एज मीडियम इन लैब्स में यूज करते हैं इसको। हाइड्रोनिक एसिड जो होता है मोस्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स, ये भी आपका टू डिफरेंट यूनिट से बनता है, कौन कौन सी, एन ग्लूको यूरेनिक एसिड, एन ग्लूको यूरेनिक एसिड, एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ठीक है, इसमें भी नैग आ रहा है, और एन ग्लूको यूरेनिक एसिड, ठीक है। इन दोनों यूनिट से मिलकर क्या बनता है आपका हाइड्रोनिक एसिड। रेस्पॉन्सिबल होता है टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कार्टिलेज एंड टेंडन, ये हमारे टेंडन्स जो होते हैं और हमारे कार्टिलेजेस होते हैं उसके टफनेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमारे रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको इसलिए क्या कहते हैं हम, एनिमल सीमेंट, क्या कहते हैं, एनिमल सीमेंट। और एक होता है आपका पैक्टिन, जिसको कहते हैं हम प्लांट सीमेंट, पैक्टिन को कहते हैं प्लांट सीमेंट, ठीक है। ये जो होता है आपका हाइड्रोनिक एसिड, ये आपका एनिमल सीमेंट होता है। क्या होता है ये, एनिमल सीमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट सीमेंट। प्लांट सीमेंट आ गया, ये आपका पैक्टिन होता है, प्लांट सीमेंट, ये प्रेजेंट होता है आपकी सेल वॉल में, प्लांट्स की सेल वॉल में, ये प्लांट्स की सेल वॉल है पैक्टिन, ठीक है। यहाँ पर इनमें प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है ये आपका पैक्टिन। ये ऐसे करके दूसरी इसको जोड़ने के लिए आपस में ऐसे बनाता है, इनको बंडल्स को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। सेलुलोज के फाइबर्स, बंडल फाइबर्स होते हैं ना, सेलुलोज के फाइबर्स निकलते हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे ये पैक्टिन बनता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका प्लांट सीमेंट, क्योंकि आपस में दो सेल्स को जोड़ने के लिए, आपस में दो सेल वॉल है, उन दोनों को जोड़ने के लिए एक उसका फॉर्मेशन करता है, फाइबर्स का बंडल्स बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं पैक्टिन, ठीक है। बंडल सेलुलोज फाइबर्स इनटू बंडल्स, ठीक है, बाइंड सेलुलोज फाइबर्स, ये सेलुलोज फाइबर्स को बाइंड करके बंडल बना लेता है पैक्टिन, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, प्लांट सीमेंट। ऐसे ही होता है आपका हाइड्रोनिक एसिड, एनिमल सीमेंट। अब बात करते हैं हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज क्या होता है, ये प्लांट्स की सेल वॉल में फाउंड होता है, ये भी प्लांट्स की सेल वॉल में फाउंड है, ये भी प्लांट्स की सेल वॉल में है, और प्लांट्स की सेल वॉल क्या की बनी है, सेलुलोज की। प्रेजेंट बिटवीन सेलुलोज बंडल इन फॉर्म ऑफ क्रॉस लिंक, ये जो होते हैं आपके, इसमें सेलुलोज बंडल में प्रेजेंट होता है, किसमें, क्रॉस में, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब सीधे तरीके से चलेगा, ये क्रॉस लिंक उसमें होता है, ये ऐसे करके बंडल्स बनते हैं ना इनके आपस में, तो ये जो होता है इसमें आपके क्रॉस का फॉर्मेशन करता है, क्रॉस लिंक कर देता है आपस में, इन दोनों में क्रॉस लिंक करके हेमीसेलुलोज का फॉर्मेशन करके, हेमीसेलुलोज के द्वारा इन दोनों में क्रॉस लिंक होता है, आपस में इनके बंडल बन जाते हैं, मतलब ये बंडल्स को बांध देता है, ऐसे भी कह सकते हैं हम। हिपेरिन जो होता है आपका एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये किससे बन रहा है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बन रहा है। इट इज एन एंटीकोगुलेंट विच फाउंड लिवर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स वगैरह में ये आपका होता है। स्ट्रक्चरली पॉलीमर ऑफ ग्लूकोयूरोनिक एसिड नैग, ये भी पॉलीमर है आपका ग्लूकोयूरोनिक एसिड का, ठीक है।
म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोज एंड मैनोज। इसमें दो हैं, इसमें गैलेक्टोज तो है, उसके साथ साथ मैनोज भी है। अब ये दोनों काफी सारे फॉर्म्स में होते हैं, है ना, क्योंकि पॉलीमर है तो भाई 10 से तो ज्यादा ही होने हैं, तो एन लगा दिया इसलिए हमने। तो ये जो होते हैं आपके पॉलीमर होते हैं किसके? गैलेक्टोज और मैनोज के, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। तो इसका एग्जाम्पल है म्यूसिलेज। क्या है इसका एग्जाम्पल? म्यूसिलेज। अब बात करते हैं हम डेराइव्ड मोनोसेकेराइड। हमने बात की अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स के 3 पार्ट थे, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स के हमने सारे टाइप्स की बात की थी। अब हम डेराइव्ड ऑफ मोनोसेकेराइड क्या करेंगे, मोनोसेकेराइड से क्या क्या डेराइव होता है। और उसके बाद बात की हमने ओलिगोसेकेराइड्स पर, ओलिगोसेकेराइड्स के पार्ट्स पर। फिर हमने बात की पॉलीसेकेराइड्स पर। पॉलीसेकेराइड्स के कौन कौन से पार्ट्स थे आपके? होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में भी कौन से थे? स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो उसके बाद बात की हमने होम हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स के हमने 1 बाय 1 एग्जांपल्स देखे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स के डेराइव्ड क्या क्या मतलब? डेराइव कि जो कि मोनोसेकेराइड से डेराइव हो रहा है उसको ही डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स कह रहे हैं, ठीक है। मॉडिफाइड मोनोसेकेराइड्स भी बोल सकते हैं। अब अमीनो शुगर, जैसे अमीनो शुगर है, ये आपका अमीनो शुगर ग्लूकोसामाइन बना रही है। अभी हमने देखा ना नैक क्या है, नैक वगैरह उसमें ग्लूकोसामाइन आ रहा था, ठीक है। वो कैसे बन रहा है? अमीनो शुगर, सुगर एसिड, ग्लूकोयूरिनिक एसिड, मैनिटोल, जो कि मैन्नोज से बनता है। मैन्नोज का जो हम ये मैन्नोज का अल्कोहल है। मैन्नोज का अल्कोहल क्या है आपका? मैनिटोल, ठीक है। ये आपका फ्यूफाइसी की एक एल्गी है, फ्यूफाइसी ब्राउन एल्गी। फ्यूफाइसी को ही ब्राउन एल्गी कहते हैं। फ्यूफाइसी को हम क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। इनमें स्टोर्ड फूड होता है ब्राउन एल्गी, ये इनमें क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है मैनिटोल। अब इसमें क्या होता है आपका? डीऑक्सी शुगर। अब हमने देखा था, हमने आरएनए और डीएनए का उसमें न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चर देखा था कि हमने देखा था कार्बन, जो कार्बन नंबर 2 था उस पर OH का, उसमें ऑक्सीजन उसमें कम था डीएनए में, बट आरएनए में तो पूरा था, है ना। उसका इसलिए क्या बैठा था? C5H10O5। बट डीएनए का क्या होता था? डीएनए का क्या बैठा था? स्ट्रक्चर C5H10O4। ये जबकि आपका इसको पूरा नहीं कर रहा है, 1:1 को रेशियो को पूरा नहीं कर रहा है, बट फिर भी ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, डीऑक्सी शुगर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सो यही एक एक्सेप्शन था इसमें। इसमें कार्बन नंबर 2, इसमें कार्बन नंबर सेकंड पर डिफरेंस होता है। हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर देखा था कि इसमें कौन से कार्बन पर डिफरेंस होता है। कार्बन नंबर 2 पर इसमें डिफरेंस था। ऐसे ही अब शुगर एसिड देख लें। शुगर एसिड में क्या होता है? मोस्टली जो टर्मिनल ग्रुप होता है, हमने टर्मिनल ग्रुप की बात की थी फर्स्ट वाली स्लाइड पर, जो सेकंड वाली स्लाइड पर, तो ऑक्सीडेशन हो जाता है टर्मिनल ग्रुप पर। जो भी है CHO है या फिर CH2OH है, CO तो होगा नहीं टर्मिनल ग्रुप पर, वो सब टर्मिनल पर होता है, सब टर्मिनल कार्बन पर होता है। जो भी आपका टर्मिनल ग्रुप होगा जैसे CH2OH या CHO, उस पर ये उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन। उसके ऑक्सीडेशन से जो भी कुछ बनेगा उसको यहाँ उसमें क्या बन जाएगा? उसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा आपका? COOH बन जाएगा। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसेकेराइड में अगर हम ये देखते हैं, अगर CHO ग्रुप पर हमने CHO ग्रुप का हमने ऑक्सीडेशन किया है, ठीक है। सपोज ये आपका CHO है, ये तो हमने देख ही लिया था, है ना, कि कैसे बन रहा है आपका ग्लूकोज वगैरह, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हम इसको मान लें यहाँ पर, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो आपका क्या बनेगा? तो आपका क्या बन जाएगा? COOH CH2OH, ठीक है। ये आपका ये बन जाएगा। और अगर हम इसका अगर हम इसका करते हैं CH2OH का, ठीक है, CHO तो था ही यहाँ पर, है ना। और अगर हम इसका करते हैं आपका ऑक्सीडेशन, जस्ट वेट, ठीक है।
तो ये आपका, अगर हम यहाँ पर इसका चेंज कर दें CHO और CH2OH का, अगर हम इसका यहाँ पर CH2OH का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, CHO तो रहेगा ही और ये बन जाएगा आपका COOH। ठीक है, ऐसे अगर हम दोनों पर चेंज करते हैं, ये आपका हो गया एल्डोनिक एसिड, ये बन गया आपका एल्डोनिक एसिड, ये आपका यूरोनिक एसिड, यूरोनिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका यूरोनिक एसिड। अगर हम इन दोनों पर चेंज कर दें तो देखते क्या होता है, CHO भी है हमारे पास और CH2OH। अगर हम इन दोनों पर ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, तो हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, हम इन दोनों को ऑक्सीडेशन कर दें, क्योंकि COOH यहाँ पर भी, अब बीच में तो आपका वही रहेगा, जैसे ये था कार्बन, यहाँ पर COH H ऐसे ही रहेगा मेन, है ना। फिर अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका COOH। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्डेरिक एसिड। क्या बन जाएगा आपका, एल्डेरिक एसिड। अगर आपका ग्लूकोज है, अगर हम इसकी बात करें, अगर यहाँ पर आपका ग्लूकोज है इसमें, ये आपका अगर ग्लूकोज है C6H12O6, अगर यहाँ पर एक ग्लूकोज है और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, तो क्या बनेगा आपका ग्लूकोनिक एसिड। और अगर गैलेक्टोज है तो क्या बनेगा, गैलेक्टोनिक एसिड। अगर ग्लूकोज का कर रहे हैं तो ग्लूकोनिक एसिड और गैलेक्टोज का कर रहे हैं तो गैलेक्टोनिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही आपका ग्लूकोयूरेनिक एसिड बन जाएगा, ग्लूकोयूरेनिक एसिड, ऐसे आपका गैलेक्टोयूरेनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर हमने उसके CH2OH पर चेंज किया है, CH2OH का ऑक्सीडेशन किया है, अगर यहाँ पर CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया है तो आपका ग्लूकोयूरेनिक एसिड बन जाएगा, वो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। और गैलेक्टोज में क्या है तो गैलेक्टोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सो बात करते हैं शुगर अल्कोहल। शुगर अल्कोहल क्या है, फॉर्म बाय रिडक्शन ऑफ टर्मिनल CHO ग्रुप टू फॉर्म CH2OH। ठीक है, अभी हमने देखा शुगर एसिड, शुगर एसिड में हमने क्या देखा था कि उसमें चेंज हो रहा था, उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर होता है रिडक्शन, टर्मिनल ग्रुप पर रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, टर्मिनल ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। ऐसे ही एमिनो शुगर में क्या होगा, सेकंड OH ग्रुप पर, सेकंड OH ग्रुप बीटा डी ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड बाय एमिनो ग्रुप। इसमें क्या होगा, एक एमिनो ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा NH2, एमिनो ग्रुप में NH2 आकर के अटैच हो जाएगा, NH ग्रुप आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, अमीनो ग्रुप, तो एन एसिटाइल अमीनो ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम अमीनो शुगर कहते हैं। ऐसे ही शुगर अल्कोहल में था। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। तो आपकी रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, फ्री एल्डिहाइड फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट। अगर फ्री एल्डिहाइड है, ठीक है, या फिर फ्री कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उस पर, जैसे ये CHO फ्री था, है ना, एक साइड से फ्री है, और या फिर उस पर कीटोन ग्रुप फ्री है ना, अगर ये दोनों फ्री है, इन दोनों में से कोई भी फ्री है, तो वो क्या बन जाएगी आपकी रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर हम बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट देखें तो इसमें क्या होता है आपका क्यूप्रस आयन होता है। तो क्यूप्रिक आयन जो होता है Cu2+, क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में चेंज करना है। ठीक है, तो ये क्या देगा आपका ब्रिक रेड कलर। क्यूप्रस आयन जो होता है आपका क्यूप्रिक आयन में चेंज हो गया तो आपका क्या दे देगा, ब्रिक रेड कलर। तो आपका अगर ये रेड कलर दे रहा है तो रिड्यूसिंग शुगर है। जैसे जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज और ट्रीहेलोज और सुक्रोज को छोड़कर जितनी भी आपकी मोनोसैकेराइड्स हैं, सारे मोनोसैकेराइड जैसे ट्रायोज, टेट्लोज, हेप्टोज, हेक्सोज, पेंटोज, ये सारी आपकी रिड्यूसिंग शुगर है, बस किसको छोड़ के, सुक्रोज और ट्रीहेलोज को छोड़कर। ठीक है, अब आपकी नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो है जितनी भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, सारे पॉलीसैकेराइड्स सुक्रोज और ट्रीहेलोज को मिलाकर, सुक्रोज, ट्रीहेलोज और पॉलीसैकेराइड जितने भी हैं सबको मिलाकर ये सारे आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, जितने भी हैं सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। बट इसमें क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, इसमें कोई भी फ्री एल्डिहाइड नहीं होगा, इसमें फ्री एल्डिहाइड नहीं होगा, ये अटैच्ड होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, ये फ्री नहीं होगा। कीटोन भी आपका कीटोन ग्रुप होगा या फिर, तो वो भी फ्री नहीं होगा, और ना ही आपका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब हमारा इसमें बायोमॉलिक्यूल्स में एक ही रह गया है एंजाइम्स, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स के हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड में भी हमने उसके टाइप्स देख लिए, जैसे ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। ऐसे ही हमने ओलिगोसैकेराइड्स में भी देख लिए, डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, है ना, और पेंटासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। ऐसे ही हमने इसमें देखे आपके होमो पॉलीसैकेराइड और हेटेरो पॉलीसैकेराइड, है ना, और ये हुआ आपके होमो पॉलीसैकेराइड। होमो पॉलीसैकेराइड में हमने 2 पार्ट टाइप देखे, कौन कौन से, स्टोरेज और स्ट्रक्चरल। ठीक है, इनकी भी हमने फर्दर टाइप देखे। ऐसे ही हमने हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की देखे। आई होप कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।